ब्रेन हीमरेज समझने के पहले हमको समझना पड़ेगा ब्रेन अटैक, क्योंकि ब्रेन हीमरेज जो है वो स्ट्रोक का एक कंपोनेंट है। तो हम शुरू करते हैं स्ट्रोक से कि स्ट्रोक क्या है। जिस तरह से हम जानते हैं कि हार्ट अटैक पड़ता है जब, तो हार्ट में ही ब्लड की सप्लाई डिसरप्ट हो जाती है। मतलब हार्ट भी तो चल रहा है लगातार, तो उसमें भी ब्लड की सप्लाई जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी, ग्लूकोज जाएगा, तभी तो जिंदा रहेगा। तो हार्ट में ही जब सप्लाई रुक जाती है तब हम उसको कहते हैं हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, जिससे डेथ हो जाती है। उसी तरह हमको अगर समझना पड़ेगा तो ब्रेन अटैक या स्ट्रोक, ब्रेन में ब्लड की सप्लाई का अचानक बंद हो जाना, या तो आधे ब्रेन में बंद हो जाए या ब्रेन के किसी हिस्से में बंद हो जाए। 4 धमनियाँ ब्रेन को सप्लाई करती हैं और उनकी अलग अलग शाखाएं होती हैं। तो किसी शाखा की सप्लाई बंद हो जाए या मेन धमनी की सप्लाई बंद हो जाए, उससे जो एरिया इफेक्ट होगा जहाँ से खून की सप्लाई बंद हो रही है, जब खून की सप्लाई बंद होती है तो ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होती है, ग्लूकोज की सप्लाई बंद होती है, मेटाबॉलिज्म बंद होता है, इलेक्ट्रोलाइट इनफ्लक्स आउटफ्लक्स बंद हो जाता है। इस तरह से जो सप्लाई डिसरप्ट होती है या बंद हो जाती है उसको हम स्ट्रोक कहते हैं। अब स्ट्रोक 2 तरह से हो सकता है। पहला कारण यह है कि धमनी में कोई थक्का चला जाए। ब्लड तो हार्ट से ही जा रहा है, हार्ट से ब्लड जा रहा है, तो अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो, सपोज करिए हार्ट में कोई इन्फेक्शन है, या हार्ट में कोई प्रोस्थेटिक वाल्व लगी है, या हार्ट की कोई सर्जरी हो रखी है, हार्ट की कोई बीमारी है, तो हार्ट से थक्का डिसलॉज होके ब्रेन की किसी धमनी में चला जाए, या थक्का ना भी जाए, सपोज करिए फैट का कोई थक्का चला जाए, या हवा का ही किसी तरह से उसमें एक गोला चला जाए जिससे खून की सप्लाई बंद हो जाए, तो इसको हम कहते हैं इस्चीमिक स्ट्रोक। इस्चीमिक स्ट्रोक का मतलब ये है कि खून की सप्लाई धमनी के ब्लॉकेज की वजह से हो गई। 80% कारण इस्चीमिक स्ट्रोक ही ब्रेन स्ट्रोक का होता है, जबकि बाकी के 15 से 20% में ये सप्लाई खून बहने से हो जाती है। इसको हम कहते हैं ब्रेन हीमरेज। रफली 15 से 20% लोगों में ब्रेन हीमरेज की वजह से ब्रेन की किसी हिस्से में सप्लाई बंद हो जाती है। अब ब्रेन हीमरेज किसी जगह पे हो गई तो वहाँ तो थक्का बन गया, लेकिन उसके आगे जो धमनी खून ले जा रही थी वहाँ सप्लाई बंद हो गई, तो इसको कहते हैं हम हीमरेजिक स्ट्रोक। 70 से 80% लोगों में ब्रेन हीमरेज हाइपरटेंशन की वजह से होता है। ब्लड प्रेशर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट काज ऑफ स्पॉन्टेनियस इंट्राक्रेनियल हीमरेज। इसका मतलब है ये है कि ब्रेन में, ब्रेन के सब्सटेंस के अंदर कहीं भी जो ब्लड का थक्का बड़ा जमता है, बड़ा एकदम से ब्लीड करके जो हो जाता है, उसका मुख्य कारण है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन और इसके साथ डायबिटीज़ में भी धमनियों में कुछ ऐसे चेंज हो जाते हैं जिनकी वजह से भी धमनियाँ फटती हैं और उनकी वजह से भी ब्रेन हेमरेज हो जाता है। हाइपरटेंशन के अलावा जो दूसरा मुख्य कारण है वो है धमनी में गुल्मा बन जाना। धमनी की दीवार कमज़ोर है, धमनियाँ खून को सप्लाई कर रही और उसी धमनी में एक गुल्मा बन गया, गोल गोल दीवार कहीं कमज़ोर हो गई तो गुब्बारा सा, छोटा सा गुब्बारा बन गया, उसको हम कहते हैं एनुरिज्म, सेरिब्रल एनुरिज्म। उस एनुरिज्म के फटने से भी ब्रेन हेमरेज होता है। इसी तरह क्या होता है कि ब्रेन में, ये लगभग 1% पॉपुलेशन में पाया जाता है एनुरिज्म, ये इसका इंसिडेंस कम नहीं है। लगभग अगर दुनिया की पॉपुलेशन ली जाए तो 1% पॉपुलेशन में एनुरिज्म होती है। वो फटती है या नहीं फटती है, दैट इज़ डिफरेंट इशू। हो सकता है ज़िंदगी भर ना फटे, वो ऐसे ही आदमी की ज़िंदगी निकल जाए, ऐसा भी होता है। उसी तरह एक धमनियों का गुच्छा बन जाता है। धमनी और सिराएं जो खून को ले जाती हैं उनको हम वेन्स कहते हैं, जो खून को सप्लाई कर रही हैं उनको हम आर्टरीज कहते हैं या धमनियाँ कहते हैं, और जो खून को वापस हार्ट में ले जाती हैं उनको हम वेन्स कहते हैं। तो इन दोनों का, धमनी और वेन्स का जो गुच्छा बन जाता है,
वो भी लगभग 0.5% पॉपुलेशन में होता है, वो फटे या ना फटे। तो दूसरा कारण जो है वो है धमनियों के गुच्छे का फटना। एक तो हो गया धमनियों में गुब्बारा बन गया, वो फट गया। एक ये हो गया कि धमनियों का गुच्छा बना है, वो फट गया। तीसरा है कि ब्रेन में जो ट्यूमर होते हैं, ब्रेन ट्यूमर 1 लाख पॉपुलेशन में होते हैं, उसमें से 10% ट्यूमर ऐसे होते हैं जो ब्लीड करते हैं, उनमें खून की सप्लाई बहुत होती है। अगला कारण ये है कि बहुत सारी कोआगुलोपैथीज होती हैं। मतलब ये है कि जैसे लीवर की बीमारी है, लीवर या क्लॉटिंग फैक्टर कम बने हैं, जैसे आप हीमोफीलिया के बारे में जानते हैं, ऐसे ही प्लेटलेट जो हमारी खून के इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं उनमें विकार आ जाए, लीवर की बीमारियां हो जाएं, कुछ दवाओं का इफेक्ट हो जाए, कोई क्लॉटिंग फैक्टर कम बने हों, उनकी वजह से हिमरेज हो जाता है। वो भी करीब 5 से 8% लोगों में हो जाता है जो टोटल ब्रेन हिमरेज के केसेस लिए जाएं। इसी तरह से कुछ दवाएं होती हैं, उनकी वजह से ब्रेन हिमरेज हो जाता है। बच्चों में ब्रेन हिमरेज के कुछ दूसरे कारण हैं, धमनियाँ फटना या कुछ अननोन कारण हैं जो मेडिकली थोड़ा सा चैलेंजिंग हैं, उनको कॉमन आदमी नहीं समझ पाएगा। उनमें ब्रेन हिमरेज के कारण शुरुआती दौर पे अलग होते हैं। महिलाओं में जैसे प्रेगनेंसी हुई, प्रेगनेंसी के बाद वो जो पानी उनको बच्चेदानी से ज़्यादा दिन तक जाता रहता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो ब्रेन में हिमरेज हो जाएगा, वो धमनियों के विकार से होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ब्रेन हिमरेज के बहुत सारे कारण हैं। इसको अगर कॉमन आदमी की भाषा में हम समझाएं तो एक मोटा ताज़ा आदमी डल और सुस्त रहता है, उसको ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, बिल्कुल इंटैक्ट है, बढ़िया होश में है, और अचानक वो आदमी बेहोश हो गया। बेहोश हो गया, सांस तेज चलने लगी और कुछ घंटे में मर गया। ब्रेन हिमरेज का जो ब्लड प्रेशर की वजह से लक्षण है वो इस तरह होता है। या अचानक आदमी बैठा था, उसको बेहोशी आई, एक तरफ फालिस मार गई, एक हाथ पैर कमज़ोर हो गया और बेहोशी कुछ देर में और बढ़ती चली गई। शुरू में कम थी और फिर बढ़ती चली गई। स्ट्रोक में थोड़ा सा फ़र्क होता है, जो इस्कीमिक स्ट्रोक है उसमें थोड़ा फ़र्क होता है। इस्कीमिक स्ट्रोक जो हमने बताया था, हिमरेज के अलावा जो स्ट्रोक बताया था जिसमें धमनी की ब्लॉकेड की वजह से जो स्ट्रोक होता है, उसमें इसका उल्टा भी हो सकता है। उसमें क्या होता है, स्ट्रोक हुआ, होश में कमी आई, ज़बान लड़खड़ाने लगी, एक हाथ कमज़ोर हो गया या एक हाथ पैर और चेहरा टेढ़ा हो गया। और ये 2 तरह से हो सकता है, ये या तो बढ़ता रह सकता है, बेहोशी और बढ़ती रहे, या 4 ही 6 घंटे के अंदर या 12 या 24 घंटे के अंदर वो वापस से ठीक होने लगा। वो भी स्ट्रोक का एक लक्षण है। लेकिन अगर आप हीमरेज की बात करें, हीमरेज अकेले की बात करें, तो हीमरेज में क्या होता है, जो मुख्य लक्षण हैं वो होते हैं सर दर्द। जैसे धमनी रप्चर हुई तो सीवियर हेडेक होगा, बहुत जोर का सर दर्द होगा, असह्य सर दर्द होगा। ऐसा लगता है कि भाई, ऐसा लगता है मरीज को कि ब्रेन फट जाएगा, खोपड़ी फट जाएगी, इतना तेज़ दर्द हो। उसके बाद उल्टियाँ हों और उल्टियाँ होती ही चली जाएं, और फिर होश में गड़बड़ आने लगे, बेहोशी आने लगे, या अचानक बेहोशी हो जाए, एक हाथ कमज़ोर हो जाए, एक हाथ और पैर दोनों कमज़ोर हो जाए, या आँख में पैरालिसिस हो जाए, या बोलने में स्पीच में प्रॉब्लम आ जाए, या स्पीच बोल ही न पाए आदमी, इस तरह के, या दौरा पड़ जाए अचानक, दौरा मतलब मिर्गी का दौरा पड़ जाए। ये सारे अगर लक्षण अचानक आते हैं तो ये मान लेना चाहिए कि ब्रेन हिमरेज हो गया है। ब्रेन हिमरेज का इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि ब्रेन हिमरेज का कारण क्या है। पहला हमने बताया ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर अगर हाइपरटेंशन है तो ये डॉक्टर देखते हैं कि ब्लड प्रेशर सपोज करिए 180 हो गया किसी का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और नीचे वाला 110 हो गया, तो ब्रेन में एक अपनी मैकेनिज्म है, वो न्यूरोलॉजिस्ट वो डिसाइड करते हैं कि ब्लड प्रेशर हमें कितना रखना है, ताकि ब्रेन की सप्लाई भी न बंद हो एकदम से और ब्लड प्रेशर भी मेंटेन बना रहे। तो दवाओं से इलाज किया जाता है।
ब्रेन में सूजन न हो, सूजन को कम करने की दवाई दी जाती है, थक्के को घुलाने के लिए दवाई दी जाती है, ब्रेन को लगातार ऑक्सीजन सप्लाई होती रहे उसके लिए उसको ज़रूरत हो तो वेंटिलेटर पर डाला जाता है जिससे ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचती रहे। इसके साथ ही साथ ब्रेन में कई बार अगर थक्का बड़ा है, 40 सीसी से ज़्यादा है, और ब्रेन में थक्का ज़्यादा गहराई में नहीं है, ब्रेन गहरा भी काफ़ी है और ऊपर सरफेस में भी काफ़ी है, अगर गहराई पे थक्का नहीं है तो उसको थक्के को हम निकालते हैं, जल्दी निकाल देते हैं। अब इसमें वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि तुरंत ऑपरेशन करना है इसका, या तुरंत जो है इसको दवा पे डालना है, वेंटिलेटर पे डालना है, तरह तरह की दवाओं पे डालना है, सपोर्ट सिस्टम पे डालना है। दूसरा ब्रेन हिमरेज जो हमने बताया जिसको हम सबअरेक्नॉइड हिमरेज कहते हैं, जैसे गुब्बारा फट गया तो गुब्बारे में गर्दन होती है, हम उसमें एक सिल्वर क्लिप लगा देते हैं वहाँ पे, वो साधारण नहीं है, माइक्रोस्कोप में बहुत बारीक ऑपरेशन होता है, वो लगा देते हैं, थक्का निकाल देते हैं, मरीज़ ठीक होने लगता है। हालांकि उसके भी अपने कॉम्प्लिकेशन हैं, वो कॉम्प्लिकेशन होते रहते हैं, बहुत आसान नहीं है, उसमें धमनियाँ सिकुड़ जाती हैं कई बार, तो उसका इलाज भी डॉक्टर कर देते हैं। इसी तरह अगर गुच्छा है, धमनियों का गुच्छा है, तो हम उसकी जांच करते हैं, डीएसए करते हैं, एंजियोग्राम करते हैं, और उसके बाद उस गुच्छे को हम सर्जरी से काट के निकाल देते हैं, थक्का निकाल देते हैं, मरीज़ ठीक होने लगता है। इसी तरह अगर कोआगुलोपैथी है तो उसमें हम देखते हैं कि कौन सी दवा देनी है, कौन सी दवा हटानी है, कौन सी दवा बंद करनी है, कौन से फैक्टर देने हैं, उसका इलाज हो जाता है। इसी तरह हमने जैसे प्रेगनेंसी में बताया था, एक्लेम्सिया होता है, आपने नाम सुना होगा प्रेगनेंसी में, उसकी वजह से धमनियों जो सिराएँ होती हैं, जो वेंस होती हैं, उनमें जब थ्रम्बस जम जाता है उसका इलाज हम दूसरे तरह करते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि आज की तारीख में ब्रेन का इलाज मेडिसिन से भी है, सर्जरी से भी है, दोनों के इंडिकेशन अलग अलग हैं, वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं। सर्जरी में तरह तरह की मॉडलिटीज़ अवेलेबल हैं। ब्रेन में जब हिमरेज अंदर पानी की जो पॉकेट्स होती हैं उनमें हो जाता है, तब हम ड्रेन डाल देते हैं, उसमें पानी निकालने की व्यवस्था करते हैं, तो ब्रेन का प्रेशर भी कम हो जाता है, खून भी निकल जाता है और पानी भी निकलता रहता है, ब्रेन में दबाव कम पड़ता है। इसी तरह हम एंडोस्कोप से थक्का निकाल लेते हैं। तो कई तरह से आजकल ब्रेन हिमरेज का इलाज संभव है और सक्सेसफुल है। इसलिए नीम हकीम खतरे जान, जब भी ब्रेन हिमरेज का सस्पिशन हो तुरंत हॉस्पिटल में अच्छे न्यूरो सेंटर में जाएं, जहां पे न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी की व्यवस्था हो, बाद में रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था हो, तभी इलाज सक्सेसफुल हो पाएगा। वरना स्ट्रोक में मार्बिडिटी बहुत होती है, ठीक होने के बाद भी मरीज बहुत दिन बेहोश बने रहते हैं, बहुत दिन वीकनेस बनी रहती है, बहुत दिन बेहोशी से रिकवरी होने में लगता है, एक हिस्सा या एक पार्ट कमज़ोर रह सकता है, उसमें देर लगती है। तो इसलिए अच्छे सेंटर में इलाज करवाएं, ब्रेन हिमरेज से निजात मिलेगी। सबसे पहला कारण तो जो हमने बताया 70 से 80% केसेस में हाइपरटेंशन है। तो सबसे पहला कारण है ब्लड प्रेशर का परफेक्ट कंट्रोल होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, बॉडी का वेट कंट्रोल होना चाहिए। नंबर 3, ब्लड शुगर हो तो डायबिटीज़ शुड बी कंट्रोल्ड। नंबर 4, अगर कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी में फैट ज़्यादा है उसका परफेक्ट कंट्रोल होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट, रेगुलर एक्सरसाइज या वॉक होनी चाहिए। नंबर नेक्स्ट, बॉडी की को अगर ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ से बचा लिया गया तो ब्रेन हिमरेज से कंट्रोल पाया जा सकता है। उसका अगला पॉइंट ये है कि अगर किसी को हेडेक होता है अचानक, फिर ठीक हो जाता है, तो उस हेडेक को, सीवियर हेडेक हो गया और वॉमिटिंग हो गई, उसको इग्नोर कर दिया, ऐसे हेडेक को इग्नोर न किया जाए। कभी हेडेक हो जाए और गर्दन जकड़ी लगे, गर्दन आगे ऐसे झुकाने में, ऐसे करने में जकड़ी लगे, तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो मोटे मोटे जो हमने बताए, स्मोकिंग शुड बी कंट्रोल्ड, ब्लड प्रेशर शुड बी कंट्रोल्ड, डायबिटीज शुड बी कंट्रोल्ड, रेगुलर एक्सरसाइज शुड बी डन, लिपिड प्रोफाइल शुड बी कंट्रोल्ड। ऐसे करके ये सारे, हेडेक अगर हो रहा है, अलार्मिंग हेडेक हो रहा है, वार्निंग साइन की तरह उसको लिया जाए, उसका जांच करवाया जाए। अगर फैमिली में हिस्ट्री पहले किसी को ब्रेन हिमरेज की है तो ऐसे लोगों को ज़्यादा कासस होने की ज़रूरत है। अगर फैमिली में किसी को ये जो हमने बताया था गुब्बारा धमनी का फट चुका है, तो ऐसे लोगों को तो
सावधानी के लिए भी अपना चेकअप करवा लेने में कोई हर्ज नहीं है। और कुछ लोग जिनको किडनी की बीमारी है, कुछ मेटाबॉलिक बीमारियां जैसे मार्फन सिंड्रोम होती है, एक मोया डिजीज़ होती है बच्चों में जिसकी वजह से हिमरेज हो जाता है, तो ऐसे लोग भी ब्रेन हिमरेज के लिए अपना चेकअप सावधानी के तौर पर करवा सकते हैं। बाकी जहाँ तक दूसरे बचाव ये हैं कि बिना डॉक्टर की सलाह के दवाएं न ली जाएं। दवाएं अगर ड्रग एब्यूज़र हैं, जिनको ड्रग्स की हैबिट है, कोकेन लेते हैं, टोबैको लेते हैं बहुत ज़्यादा एक्सेस में, एम्फेटामीन लेते हैं, ये सब चीज़ें जो लेते हैं वो बिना डॉक्टर की सलाह पे न ली जाएं। अगर ये सब सावधानियां रखी जाएंगी तो ब्रेन हिमरेज से बचाव संभव है, मुमकिन है, और हो भी गया है तो टाइम से हॉस्पिटल जाएं। ब्रेन हिमरेज का इलाज सक्सेसफुल है, सक्सेसफुली अगर किया जाएगा तो ज़्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं।